में आज पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण को अगर बहुत सिंपली डिफाइन किया जाए तो जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर का प्राकृतिक आवरण जो है और उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध एवं क्रियाएं होती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो जीवधारी अपनी लिविंग बीइंग और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग हैं। तो लिविंग बीइंग्स के चारों तरफ जो भी आवरण है पृथ्वी पर, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, विभिन्न प्रकार की गैसें, मिट्टी, तो इनका जो आवरण है उसमें और फिर उनके लिविंग बीइंग और इनके बीच जो इंट्रैक्शंस होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं, इसकी स्टडी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो अगर पर्यावरण को हम बांट कर स्टडी करें तो अध्ययन की सुविधा से इनको 3 प्रमुख घटकों में या भागों में बांटा जा सका है। तो पहला होगा भौतिक पर्यावरण, या जिसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहेंगे। इसकी विशेषता है कि ये अजैविक कारकों से बना होता है, मतलब इसमें जो भी कारक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं इसमें, वो नॉन लिविंग हैं। तो पहला इसका भाग हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का वो भाग है जिस पे जीवधारी रहते हैं, जो स्थल खंड है जहाँ पर जल से अलग होता है और मिट्टी से ढका हुआ होता है। फिर वायुमंडल आता है जिसमें हमारी वायुमंडल की सारी गैसेज का संगठन होता है और ये 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल तक पूरा फैला हुआ होता है। फिर जल मंडल आता है। इसमें जल मंडल में महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, इन सबको सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। तो ये तो हो गया भौतिक पर्यावरण या फिजिकल इन्वायरमेंट। फिर जैविक पर्यावरण या बायोटिक, तो इसमें सभी भी जितने भी इसमें फैक्टर्स आएंगे या जैविक पर्यावरण में जो भी कारक आएंगे वो लिविंग बीइंग होंगे। तो 2 तरह का उनको बांटा जा सकता है। एक तो जंतु पर्यावरण यानी एनिमल्स, और दूसरा वनस्पति। तो जैविक के 2 पार्ट हो गए, जंतु पर्यावरण और वनस्पति पर्यावरण। फिर तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण जो हो गया वो सामाजिक एवं आर्थिक घटक, मतलब पर्यावरण में जो भी सामाजिक एवं आर्थिक घटक होता है। आर्थिक घटक से मतलब जैसे कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जिसमें मानव की क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं प्राकृतिक वातावरण के साथ। तो ये सामाजिक और आर्थिक में आ जाएंगे ये सब। अब मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध हैं, तो इनमें जो अभी मैंने शुरुआत में जो वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक पहला ये पूछा जाता है कि किन काल में मानव का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था और मानव का संबंध प्रकृति से किस प्रकार का था। तो अगर एक जो सबसे पुराना काल है जिसमें मानव शिकार करता था, यानी आखेट एवं भोजन संग्रहक, ये वो काल था जब मानव शिकार पर पूरी तरह से निर्भर था और उसको खेती या कृषि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो शिकार करता था और शिकार से जो भी उसको मांस और बाकी चीज़ें मिलती थी उसको भोजन के रूप में संग्रहित कर लेता था और उसी पे उसका जीवन चलता था। तो ये सबसे प्राचीन काल रहा है मानव के विकास क्रम में। तो इसमें मानव का जो स्वरूप है उसको जीवी या भौतिक मनुष्य कहा जाएगा। इसको भौतिक मनुष्य कहा जाएगा क्योंकि इसमें वो पर्यावरण के साथ कोई विशेष अंतरक्रिया नहीं कर रहा है और केवल भौतिक कार्य कर रहा है, और जो अन्य जीवों को मार कर या उनका शिकार कर कर उसको खाने का काम कर रहा है। तो इसमें अगर मानव संबंध की बात की जाएगी तो मानव एक कारक या फैक्टर उसमें रहा, मानव मात्र एक कारक रहा,
फैक्टर रहा, उसका और कोई विशेष योगदान नहीं था प्रकृति में। फिर दूसरे तरह का, जब आखेट के बाद जब अगला काल आया, इसको पशुपालन या पशुचारण कहते हैं। मतलब इसमें मानव ने पशु को जो है पालतू बनाना सीख लिया और उस पर उनकी जो है निर्भरता बढ़ गई। पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते थे उसको उसको ही वो ग्रहण करता था। तो यहाँ से मनुष्य जो है एक सामाजिक मनुष्य या सामाजिक श्रेणी, सोशल हो गया वो, क्योंकि उसने शिकार को बंद कर दिया और पशुओं को पालने लगा, इसलिए वो सामाजिक मनुष्य कहलाया। और मानव प्रकृति का संबंध की बात की जाए तो वो रूपांतर करता या मॉडिफायर हो गया, क्योंकि उसने शिकार को छोड़कर पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया, तो वो एक रूपांतरकर्ता बन गया। फिर तीसरी तरह की अवस्था आई जब पौध पालन या कृषि। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब मानव कृषि करने लगा, यानी एक कृषक की भूमिका में आ गया और उसने पेड़ पौधों को उगाना, उनसे जो है बीज प्राप्त करना और फिर पेड़ पौधों को उगाना, ये सब सीख लिया, तो मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य बन गया। मतलब यहाँ से मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी शुरू हो गई, क्योंकि पशुपालन और कृषि है, ये एक आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर मानव की भूमिका एक परिवर्तनकर्ता की होगी। परिवर्तनकर्ता की इसलिए क्योंकि वो पेड़ पौधों से ही लेकर और नए पेड़ पौधे उगाता है, तो वो एक तरह से परिवर्तन करता रहा जो है पेड़ पौधों में। फिर सबसे आधुनिक समय का जो मानव है उसको कहा जा सकता है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण काल का मानव। यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन 3 वर्ड हैं। तो इस मानव को क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्रियल मानव या प्रौद्योगिकी मानव। प्रौद्योगिकी मानव का वातावरण के साथ संबंध अब कैसा हो गया? अब ये विध्वंस करता हो गया। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। तो अब इसका रोल विध्वंसकर्ता का हो गया। मतलब इन्होंने पेड़ पौधे को ख़त्म करने लगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने लगे, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक विध्वंसकर्ता के रूप में आ गया, या इसको डिस्ट्रॉयर कहेंगे। तो ये विभिन्न काल हैं मानव विकास के, उसमें मानव का क्या स्वरूप बोला जाता है और मानव का पर्यावरण से संबंध जो है, तो ये तीनों है। इसमें से परिवर्तनकर्ता और विध्वंसकर्ता ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर पर्यावरण को लेकर जो आगे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो जो क्रियाएं हुई उसको देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन, तो ये 17 सितंबर 1985 को हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ था 1985 में 17 सितंबर को, और इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। फिर जब वन मंत्रालय बन गया तो उसके नेक्स्ट ईयर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया 1986 में। और इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधान को छाता विधान कहते हैं या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो यहाँ अम्ब्रेला का मतलब ये है, जैसे छाता जो है किसी भी मनुष्य को प्रोटेक्ट करता है धूप से, बारिश से, तो उसी तरह से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो इसको मोस्ट पॉपुलरली पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान कहा गया। तो वन मंत्रालय का सृजन अगर पूछा जाए तो ये 85 में हुआ। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। फिर 85 में ही गंगा नदी की सफाई एवं उसके पुनरुद्धार के लिए गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान बना था सबसे पहली बार। ये 1985 में गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान बना था। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है। उसमें वन्य जीव, पेड़ पौधे और जितने भी इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं सारे आते हैं। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था, इसमें जो जीव हैं
और जिनको विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, विलुप्त के कगार पर हैं या उनकी स्पीसीज नष्ट होने का खतरा है, तो उनके संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, भारतीय संसद द्वारा। तो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम ये 2010 में पारित हुआ। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित वाद विवाद हैं, उन मुकदमों की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण करेगा। यानी ये न्यायाधिकरण एक कोर्ट है जिसको भारतीय संसद द्वारा जो है अधिकार प्राप्त है। तो जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं, प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और जिनसे भी पर्यावरण को खतरा है, इन सब मुद्दों पे सुनवाई जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ही करता है। तो ये 2010 के अधिनियम से द्वारा बना था। फिर पर्यावरण को विकास की योजनाओं के साथ पहली बार कब जोड़ा गया? तो पर्यावरण को विकास के साथ पहली बार जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था। इसी योजना में पहली बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। यानी विकास की जो योजनाएं थी उसमें पर्यावरण के जो है फैक्टर को इंक्लूड किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास होना चाहिए। फिर खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली क्या है? तो झूम कृषि एक कृषि होती है जो अधिकतर पहाड़ी स्थानों पर करते हैं लोग। इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। ये भारत में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, मेघालय, अरुणाचल, उनमें जो है ये पद्धति प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि पहाड़ों पर उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ जंगलों को काटकर उनको जला दिया जाता है, और उनके जलने से ज़मीन पर जो है थोड़ी मिट्टी की परत आ जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधों का अवशेष होते हैं और जलने के बाद जो अवशेष होते हैं उससे वहाँ पर एक खाद जैसा बन जाता है। उस पर वो 1-2 साल कृषि करते हैं, फिर 2-3 साल में वो कृषि योग्य भूमि जो है बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। उसमें कोई अलग से खाद या वहाँ पर वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब वो भूमि बेकार हो जाती है तो उसको वो वैसे ही छोड़ देते हैं और फिर नई जगह जाकर फिर से जंगल को साफ कर कर वहाँ कृषि करते हैं, और पुरानी जगह जो है ऑटोमेटिक जो है पेड़ पौधे उगाते हैं। तो ये एक तरह से ट्रांसफ़र कृषि हुई कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए कृषि कर रहे हैं। कभी यहाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और ये खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है झूम कृषि। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई, ये 5 जून 1972 है। तो 5 जून 1972 क्यों ये डेट पड़ी, इसके लिए ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि 5 जून 1972 को पहली बार पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक विश्वव्यापी प्रयास किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और इस सम्मेलन का नाम जो है पॉपुलरली स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, और इसको ऑफिशियल नाम था इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था, और उसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून 1973 ना होके ये 1972 है। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग होता है? तो मेघ बीजन ये होता है कि ऐसी कृषि की प्रणाली जिसमें पहले
बीज जो होते हैं किसी भी फसल के, उसको शुष्क बर्फ या जो है ठोस CO2 और आयोडीन के युग्मों से उसको चिलिंग ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, जिससे चिलिंग ट्रीटमेंट से उसको जो आवश्यक शीतकाल की आवश्यकता थी वो पूरी हो जाती है और उसको वो आराम से ग्रीष्म ऋतु में भी उग जाता है। तो इसको मेघ बीजन कहते हैं इसको टर्म को। और इसमें किन यौगिकों का प्रयोग होता है, तो जैसा मैंने बताया कि ठोस CO2 या शुष्क CO2 और आयोडीन के यौगिक को मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है, तो वैसे तो पर्यावरण की समस्याएं जब से आधुनिक मानव बना है तब से ही है, लेकिन उसके लिए एक टाइमलाइन निर्धारित किया गया कि कब से जो है ये पर्यावरण की समस्या या प्रदूषण की समस्या ज़्यादा हो गई है। तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद, ये 1860 में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो तभी से माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पर्यावरण में असंतुलन पैदा होना शुरू हुआ और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, औद्योगिक क्रियाएं थी, उसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण भी शुरू हो गया। तो 1860 ये ईयर आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्रांति ये कब हुई थी? 1860 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। फिर भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। इसका अर्थ है कि जल विद्युत, जल से ऊर्जा लेना, सूर्य की ऊर्जा लेना, वायु से ऊर्जा लेना, तो इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। परंपरागत सोर्स कौन से होते हैं? जो जैसे कोयला है या ईंधन है, इनको जलाने से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं। लेकिन गैर परंपरागत में से, या उनको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं गैर परंपरागत को, तो ये 1982 में पहली बार इस विभाग की स्थापना हुई। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अधिकरण की स्थापना 1987 में हुई। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। धारणीय विकास या स्थायी विकास, ये बहुत पॉपुलर शब्द है आज की डेट में, कि अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रटलैंड एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने 1987 में जो है ये स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। फिर स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण नीति में किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थायी विकास का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था? तो IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण नीति में पहली बार स्थायी विकास का प्रयोग किया था। IUCN के बारे में जान लेते हैं कि IUCN जब स्थापित हुआ था 1948 में, सबसे पहले IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। तब इसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये 1948 में स्थापित हुआ था। उसके बाद 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रख दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एक तरह से पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव के संरक्षण के लिए संस्था काम करती है। और रेड डाटा बुक आपने सुना होगा, जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है, तो ये भी IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है। और इसका मुख्यालय ग्लैंड नामक स्थान है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 5 प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि
तथा जैव विविधता। धारणी विकास की जो अवधारणा है उसमें 5 क्षेत्र प्रमुख रूप से चिन्हित किए गए हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विकास जो आधुनिक संदर्भ में, कि कोई भी विकास तभी सफल होगा जब हम कम से कम इन 5 चीज़ों को साथ में संरक्षित कर सकें। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए अगर हम विकास करते हैं तो उस विकास को धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। हाँ, इससे कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जो पर्यावरण को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करते हैं, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं, उससे थोड़ा बहुत बायोडाइवर्सिटी को नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन फिर भी जो अन्य तरीके हैं, कोयला से उत्पादन, ताप विद्युत उत्पादन, तो उनसे कई गुना बेहतर है जल विद्युत, जो धारणी विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा स्रोत है। फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये एक निश्चयवाद एक पर्यावरण की अवधारणा है। उसके प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? सतत व स्थायी विकास, ये अवधारणा नवनियतिवाद कहलाती है। सतत व स्थायी विकास की अवधारणा नवनियतिवाद की अवधारणा कहलाती है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? मतलब पर्यावरण की एक ये सबसे छोटी परिभाषा है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है वो पर्यावरण है। तो ये ए फिटिंग जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी है परिभाषा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ब्रुकलिन एक शहर है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पर भूमिगत जल का इतना दोहन किया गया कि यहाँ पर पूरे जल की कमी हो गई और वहाँ पर और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर, अगर प्रभावित शहर विश्व में पूछा जाए तो ब्रुकलिन ही है। ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी परत में पाई जाती है, जो पृथ्वी पर आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को सोख कर या उसको परावर्तित कर देती है, जिससे बहुत ही कम भाग यूवी लाइट्स का पृथ्वी पर आता है। तो उस ओजोन लेयर का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था 1985 में, और ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, जोसेफ फॉरमैन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2002 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं या क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? तो सतत विकास, या जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ऊपर टर्म दिया गया है, स्थायी विकास भी कहा जाता है। तो जैव विविधता का संरक्षण एक प्रमुख इसकी आवश्यकता है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, प्रदूषण पर रोक लगाई जाए और प्रदूषण जो है उसको नियंत्रण किया जाए। फिर निर्धनता को घटाना, तो निर्धनता को घटाना एक आर्थिक फैक्टर है, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो सतत विकास में जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना, ये 3 जो है सबसे आवश्यक बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया 1965 से 1974। तो ये हाइड्रोलॉजिकल दशक या हाइड्रोलॉजिकल डिकेड्स के बारे में जानते हैं कि
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक अंग है यूनेस्को, यूनेस्को की जो एक 13वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी 1964 में, 1964 में, उसमें जल संरक्षण और जल से जुड़े जितने भी पर्यावरणीय कारक हैं उनके संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसको कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाएगा। तो 64 में ये यूनेस्को ने प्रस्तावित किया था और इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 1965 से। तो 1 जनवरी 1965 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक शुरू हुआ और ये 1974 यानी एग्जैक्ट 10 साल तक चला था। और ये पूरी तरह से जल संरक्षण और जल के जीवन जलीय जंतुओं के संरक्षण से संबंधित इसमें कार्यक्रम चलाए गए थे। फिर दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी है, ये दक्षिण पूर्वी यूएसए की एक नदी है। इसका प्रदूषण इतना अधिक है, इसकी वजह से इसको नरक कहा जाता है, टेनेसी नदी को। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दामोदर नदी भी बहुत ज़्यादा भारत में प्रदूषित है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इतना अधिक इसमें प्रदूषण है कि इसको जैविक मरुस्थल भी की संज्ञा दी जाती है, भारत का जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो जो दामोदर नदी परियोजना है, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो थी, कहाँ की? अमेरिका की, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है। और ये परियोजना टेनेसी नदी घाटी 1940 में यूएसए में प्रारंभ हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1940 में प्रारंभ हुई थी। तो उसी के तर्ज पर दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु दामोदर नदी परियोजना शुरू की गई थी। विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो ये 2 नदियां हैं, येलो नदी एवं गंगा नदी। अवसाद का मतलब यहाँ पर है रेड्यूस, यानी जब नदियाँ बहुत ऊंचाई से किसी पहाड़ से बहना शुरू होती हैं तो वो अपने साथ जो है मिट्टी काट कर मिट्टी और गाद बालू जो भी उनको रास्ते में उनके आता है वो अपने साथ साथ अपनी धारा में बहाते हुए ले आती हैं। और आखिरी में जहाँ उनका डेल्टा बनता है वहाँ पर वो पूरी तरह से उनका अवसाद फैल जाता है और उसी को उसका डेल्टा कहते हैं। तो जो नदी जितना ज़्यादा अवसाद लाती है वो उसमें प्रदूषण उतना ज़्यादा माना जाता है। तो विश्व की 2 सर्वाधिक अवसाद वाली नदियाँ, एक येलो नदी है, ये चीन में बहती है, और गंगा नदी, भारत की गंगा नदी, क्योंकि आप जानते होंगे गंगा नदी का जो है गंगा नदी का डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो अवसाद सबसे अधिक इनमें है, 2 नदियों में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, या इसको इंग्लिश में अगर देखें तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको नीरी भी कहते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म की वजह से इसको नीरी भी बोलते हैं। तो ये नागपुर में स्थित है। ये प्रश्न बहुत बार आया है पीसीएस की परीक्षा में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी नागपुर में स्थित है। फिर पहली वन नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में पहली बार वन नीति की घोषणा 1894 में हुई थी। पहली वन नीति की घोषणा 1894 हुई थी। और अगर स्वतंत्रता के बाद की पहली वन नीति की बात करें तो 1952 में 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार वन नीति की घोषणा हुई और जिसका संशोधन फिर 1988 में किया गया। फिर और भी परियोजनाएं हैं भारत की जो है जो इससे संबंधित है पर्यावरण से। राष्ट्रीय नदी नीति, तो इनमें सब में ईयर ही पूछता है, बाकी इनमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि किस सन में ये नीति प्रारंभ हुई थी। तो राष्ट्रीय नदी नीति जो है वो 1988 में प्रारंभ हुई थी। या बनी थी। राष्ट्रीय नदी नीति 1988
फिर एक सामाजिक वनिकी कार्यक्रम, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें वन लगाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो ये सामाजिक वनिकी कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ हुआ था भारत में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई 2006 में भारत की। फिर प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2-3 एक्ट पास किए गए। उनमें देखिए, जल प्रदूषण के लिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी इसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में एक्ट पास हुआ था, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं नियमन अधिनियम, ये वर्ष 2000 में पास हुआ। फिर इको मार्क स्कीम या इको मार्क योजना 1991 में प्रारंभ हुई। इको मार्क आप जानते हैं कि उन उत्पादों को दिया जाता है जो इको फ्रेंडली होते हैं या पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं माने जाते हैं, तो उन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको मार्क जो है उनको दिया जाता है। उन प्रोडक्ट के डिब्बों पे या उनके प्रोडक्ट पर जो है इको मार्क बना दिया जाता है। तो ये जितने भी ईयर हैं ये आपको एज सच याद करने हैं, इसमें कोई और डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ईयर ही पूछे जाते हैं और ये सब पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। फिर अब हम लेते हैं कि पर्यावरण पे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हुए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, तो उसके बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, ये सबसे पहला प्रयास था पर्यावरण को लेकर विश्व स्तर पर। इसके अंतर्गत स्टॉकहोम समझौता एक किया गया था। जो भी यूनाइटेड नेशंस के तब सदस्य थे उनमें से कुछ कंट्रीज ने 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया, जो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 72 में ही 5 जून को ये हुआ था, इसीलिए 5 जून को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पर 5 जून 1972 को ये हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मानव पर्यावरण सम्मेलन इसको कहा गया। और इसमें एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। तो ये पहला प्रयास था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ही पूछता है, 1972 में। फिर मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव या मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था ये 1987 का है। और हेल्सिंकी, जो मॉन्ट्रियल की राजधानी है हेल्सिंकी, वहाँ पर ये हुआ था। ये ओजोन परत को छीड़ करने वाले जो भी पदार्थ हैं, जिसमें प्रमुख तरह से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन पर प्रतिबंध या उनके उत्सर्जन को अत्यधिक कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक संधि प्रस्तावित की गई थी। और ये पहली बार ये संधि 16 सितंबर 87 को खोली गई थी और ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। 87 में इसको खोल दिया गया था कि जो देश भी सहमत हों CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, वो उनको 2 साल का समय दिया गया था 89 तक का। तो इस पर कई देशों ने हस्ताक्षर किया। फिर इसी के महत्व को समझते हुए मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव को 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस घोषित कर दिया गया। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये भी याद रखिएगा। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसको अर्थ समिट भी कहते हैं इंग्लिश में, या इसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। और इसमें
स्थायी विकास के लिए पहली बार एक एजेंडा 21 बनाया गया था, जिसमें 21 सूत्रीय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम थे। तो एजेंडा 21 भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक एजेंडा है, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तैयार किया गया था। फिर इस सम्मेलन में एक वैश्विक सुरक्षा कोष भी बनाया गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण का उपचार करने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो एक जापान में एक जगह है, यहाँ पर 1997 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और ये किसके तत्वाधान में हुआ था? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, या जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अधीन ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1997, अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1997 को ये सम्मेलन हुआ था, जिसको कोप थर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉप का तीसरा सम्मेलन था। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ये है कि किसी भी स्थिति में जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन या पैन जिसे कहते हैं, के उत्सर्जन को कम से कम 5% तक कम करना, ये उसका लक्ष्य उस समय निर्धारित किया गया था। यानी कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन में कटौती का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और अगर इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो भारत द्वारा 2008 में 183 देशों ने 2008 तक कर दिया था इसमें। तो भारत 183 देशों के साथ में 2008 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। इसको पृथ्वी 10 कहते हैं। पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2002 में आयोजित हुआ था। फिर कोपेनहेग सम्मेलन डेनमार्क के कोपेनहेग में 2009 में हुआ था। इसमें भी कार्बन उत्सर्जन में कमी का ही प्रस्ताव किया गया था और उसी पे ये डिपेंड था। तो ये इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो चुके हैं, इसके अलावा भी हुए हैं। तो ये मुख्य रूप से वो हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इनकी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें किस तरह का समझौता हुआ था, मतलब अगर क्योटो प्रोटोकॉल है तो उसमें ग्रीन हाउसेज या कार्बन की कटौती पे संधि हुई थी। तो इसको आप एक दो बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। फिर अब हम इकोलॉजी का आज थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। इकोलॉजी कल से डिटेल में लेंगे। तो इकोलॉजी में पहले देखते हैं इकोलॉजी शब्द की परिभाषा। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो है वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब वातावरण और जो लिविंग सिस्टम है, पेड़ पौधे, उनके बीच जो पारस्पर संबंध है उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। और अर्नेस्ट हेकल ने ये परिभाषा दी थी। और सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में किया गया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में किया गया था।
फिर पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक एवं अजैविक संगठनों द्वारा हुई है। यह अपेक्षाकृत स्थित व समस्थिति में होता है तथा यह एक खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकारों में प्रकारों को होता है। तो इसमें कई सारी बातें आ गई हैं। पहली चीज़ कि ये भौतिक तंत्र, तो भौतिक तंत्र का मतलब जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये तीन तंत्र जो होते हैं ये भौतिक तंत्र कहलाते हैं। फिर इसकी रचना जैविक एवं अजैविक, दो तरह के घटक हैं, जैविक एवं अजैविक। तो जैविक घटक कौन से हुए? मानव और पेड़ पौधे या जीव और पेड़ पौधे तो जैविक हो गए, और अजैविक में हमारा जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक हो गए। यह अपेक्षाकृत स्थित व सम स्थिति में होता है, स्थिर व सम स्थिति में होता है, मतलब इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं होता है इकोसिस्टम में किसी भी। और यह एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब ये है कि ये दूसरे तंत्रों से भी इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको खुला तंत्र कहा गया, और विभिन्न आकारों और प्रकारों का होता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए ये परिभाषा है। अब पारिस्थितिकी तंत्र और उसके पूरे जितने भी उसके अंतर्गत बाकी घटक हैं और किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला, खाद्य पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, ये जितने भी इसमें इकोलॉजी के टर्म आते हैं और उनसे क्या रिलेशन है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का आपको सेगमेंट कैसा लगा जो है आज पहला पार्ट, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में एक सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल होती है, उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको इंस्टेंट मैसेज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको मैक्सिमम शेयर भी करें जिससे और लोगों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।